सोचिए, एक आदमी जो कभी गांव की धूल भरी गलियों में किताबों के पन्ने पलटते हुए अपने भविष्य का नक्शा बनाता है, वही आदमी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मशीन के भीतर बैठकर युद्ध, कूटनीति और सत्ता के सबसे खतरनाक फैसलों के बीच खड़ा होगा। और सबसे बड़ा विरोधी कोई विदेशी दुश्मन नहीं, उसका विरोधी होगा समय। एक ऐसी घड़ी जो लगातार टिक टिक करके उसे याद दिलाती रहेगी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। 19 अगस्त 1907। पंजाब की हवा में खेतों की गंध और आज़ादी की बेचैनी साथ साथ तैर रही थी। इसी माहौल में सरदार स्वर्ण सिंह का जन्म हुआ, एक सिख परिवार में, जहां अनुशासन, मेहनत और इज्जत शब्द नहीं, जीवन की रीढ़ थे। उस दौर का पंजाब सिर्फ जमीन नहीं था, वह एक उबलता हुआ विचार था। अंग्रेजी राज की छाया लंबी थी और हर घर में किसी न किसी रूप में प्रतिरोध की चिंगारी सुलगती रहती थी। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते थे क्योंकि आसपास की दुनिया उन्हें मासूम रहने नहीं देती थी। स्वर्ण सिंह के बचपन की तस्वीर किसी चमकदार महल की नहीं थी। वह तस्वीर थी सुबह की ठंडी हवा में उठते हुए, पढ़ाई के लिए जूझते हुए और घर परिवार की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर महसूस करते हुए आगे बढ़ने की। किताबें उनके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं थीं, किताबें उनके लिए एक दरवाज़ा थीं जो उन्हें उस सीमित दुनिया से बाहर ले जा सकता था जहां जन्म ने इंसान की सीमा तय कर दी थी। लेकिन स्वर्ण सिंह ने बहुत जल्दी समझ लिया कि सीमा तय करने वाली चीज़ जन्म नहीं, निर्णय होता है। उनकी शिक्षा का रास्ता सीधा नहीं था। वह उस पीढ़ी से थे जिसने शिक्षा को सुविधा नहीं, संघर्ष की तरह जिया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनके भी दो धाराएं साथ साथ बहती रहीं, एक कानून और प्रशासन की समझ, दूसरी समाज के भीतर चल रही राजनीतिक उथल-पुथल की तीखी चेतना। भारत बदल रहे था। 1919 के बाद पंजाब की स्मृति में एक ऐसा घाव था जो भरता नहीं था। हर चर्चा में, हर सभा में, हर अखबार की सुर्खियों में एक ही सवाल घूमता था, हम कब अपने फैसले खुद करेंगे? युवावस्था में स्वर्ण सिंह ने अपने आसपास के लोगों को देखा। किसी को नौकरी की तलाश में शहर जाते, किसी को कर्ज में डूबते, किसी को अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकते और किसी को झुकने से इनकार करते हुए टूटते। यह सब उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भरता गया। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे हजारों लोगों के लिए रास्ता ढूंढना चाहते थे। और यही वह बिंदु था जहां उनकी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें दुश्मन कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था थी। औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था और उसके साथ साथ समाज की जड़ता, डर और कुछ नहीं बदल सकता वाली मानसिकता। स्वर्ण सिंह का स्वभाव शुरू से ही संयमित और व्यावहारिक था। वह नारेबाजी से ज्यादा संगठन और नीति की ताकत पर भरोसा करते थे। यही वजह थी कि जब वे सार्वजनिक जीवन की ओर बढ़े तो उनका कदम किसी अचानक उछाल की तरह नहीं था। वह कदम एक सोची समझी चाल की तरह था। उन्होंने देखा कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही, वह अदालतों, विधानसभाओं, पंचायतों और प्रशासनिक ढांचों के भीतर भी लड़ी जा रही है। और अगर इन जगहों पर सही लोग नहीं होंगे तो आज़ादी के बाद भी आम आदमी की जिंदगी नहीं बदलेगा। उनके राजनीतिक जागरण का एक बड़ा हिस्सा पंजाब की सामाजिक संरचना से जुड़ा था। यहाँ धर्म, खेती, समुदाय और राजनीति सब एक दूसरे में थे हुए थे। सिख समुदाय के भीतर भी नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और अधिकारों को लेकर बहसें तेज थीं। स्वर्ण सिंह ने इन बहसों को सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने उन्हें समझा। उन्होंने महसूस किया कि पहचान की राजनीति अगर सिर्फ भावनाओं पर चलेगी तो वह लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ देगी, और अगर वह नीति और न्याय के साथ चलेगी तो वह एक पुल बन सकती है। यही वह दौर था जब वे धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति के करीब आते गए। कांग्रेस उस समय सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वह एक छत थी जिसके नीचे अलग अलग विचारों के लोग एक लक्ष्य के लिए खड़े थे। स्वर्ण सिंह ने इस छत के नीचे अपनी जगह बनाई, एक ऐसे नेता के रूप में जो तेज आवाज से नहीं, ठोस तर्क और भरोसे से लोगों को साथ ले जा सकता था। उनके
लिए राजनीति का मतलब मंच पर चमकना नहीं था। राजनीति का मतलब था निर्णय की मेज तक पहुंचना और वहां बैठकर आम आदमी के पक्ष में कलम चलाना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। पंजाब की राजनीति में प्रतिस्पर्धा तीखी थी। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और उदयों के बीच तनाव, ये सब हर कदम पर बाधा बनते। स्वर्ण सिंह को बार बार यह साबित करना पड़ता कि वे सिर्फ किसी एक समूह के नेता नहीं, बल्कि व्यापक जनहित की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। और यही उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। क्या वे अपनी पहचान को संकीर्ण दायरे में कैद होने देंगे या उसे एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ जोड़ेंगे? उनकी कार्यशैली ने उन्हें अलग बनाया। वे लोगों से मिलते, सुनते, नोट करते और फिर समाधान की भाषा में बात करते। कई बार यह शैली कमजोरी समझी जाती, क्योंकि उस दौर में तेज, आक्रामक और भावनात्मक नेतृत्व ज्यादा आकर्षक लगता था। लेकिन स्वर्ण सिंह जानते थे कि भीड़ को उत्तेजित करना आसान है, व्यवस्था को बदलना कठिन, और उन्हें कठिन काम पसंद था। जैसे जैसे भारत आजादी के करीब बढ़ रहा था, स्वर्ण सिंह के सामने समय की एक नई चुनौती खड़ी हो गई। यह चुनौती थी विभाजन की आशंका। पंजाब इस आग के सबसे करीब था। यह सिर्फ नक्शे की रेखा नहीं थी, यह लोगों के घरों, खेतों, रिश्तों और यादों पर चलने वाली तलवार थी। स्वर्ण सिंह ने अपने आसपास बढ़ते तनाव को देखा। अफवाहें, डर और अचानक बदलती हुई दोस्तियां, यह सब किसी धीमे जहर की तरह समाज में फैल रहा था। और इस जहर का इलाज सिर्फ भाषण नहीं था, इलाज था स्थिर नेतृत्व, संवाद और प्रशासनिक समझ। यहीं से उनके भीतर राजनीति का अर्थ और गहरा हो गया। अब यह सिर्फ आजादी का सवाल नहीं था, यह सवाल था कि आजादी के बाद देश कैसे बचेगा। कौन लोगों को भरोसा देगा कि कल भी उनका घर होगा, उनकी जमीन होगी, उनकी पहचान होगी। स्वर्ण सिंह ने महसूस किया कि आने वाले वर्षों में भारत को ऐसे नेताओं की जरूरत होगी जो भावनाओं की आग में नहीं, नीति की रोशनी में रास्ता दिखा सकें। आजादी के आसपास का समय उनके लिए एक मानसिक परीक्षा की तरह था। एक तरफ उम्मीद कि देश अपना होगा, दूसरी तरफ डर कि यह अपना देश कहीं अपने ही लोगों के खून से न रंग जाए। पंजाब में जो कुछ हुआ, उसने हर संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक हिला दिया। स्वर्ण सिंह भी इससे अछूते नहीं थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक ही गली में रहने वाले लोग अचानक हम और वे में बढ़ जाते हैं, कैसे ट्रेनें लाशों के साथ आती हैं, कैसे घरों के दरवाजे रात में बंद होते हैं और सुबह पता चलता है कि पड़ोसी गायब है। यह सब किसी फिल्म का दृश्य नहीं था, यह उनका पीढ़ी की वास्तविकता थी। और इसी वास्तविकता ने उनके भीतर एक और दृढ़ता पैदा की। अगर राजनीति को जिम्मेदारी से नहीं किया गया तो वह आज को बचाने के बजाय जला देगी। स्वर्ण सिंह ने अपने लिए एक अनकहा नियम बना लिया, निर्णय भावनाओं से नहीं, परिणामों से तय होंगे। यह नियम आगे चलकर उनकी पहचान बनेगा। आजादी के बाद भारत के सामने चुनौतियों का पहाड़ था, शरणार्थियों का पुनर्वास, प्रशासन का पुनर्गठन, अर्थव्यवस्था की दिशा और सबसे बढ़कर एक नए राष्ट्र का आत्मविश्वास। स्वर्ण सिंह जैसे नेताओं के लिए यह समय अवसर भी था और खतरा भी। अवसर इसलिए कि अब वे अपने लोगों के लिए वास्तविक बदलाव कर सकते थे। खतरा इसलिए कि सत्ता के भीतर जाते ही आदर्श अक्सर धुंधले हो जाते हैं, और यही वह जगह थी जहां समय फिर से टिक टिक करने लगा। क्या वे अपने मूल्यों को बचा पाएंगे? स्वर्ण सिंह ने सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका को धीरे धीरे मजबूत किया। वे उन नेताओं में थे जो काम से पहचान बनाते हैं, शोर से नहीं। पंजाब की राजनीति में उनकी पकड़ बढ़ने लगी। लोगों ने उनमें एक भरोसेमंद चेहरा देखा, ऐसा चेहरा जो संकट में घबराता नहीं और फैसले में डगमगाता नहीं। लेकिन भरोसा जितना बढ़ता है, उतनी ही निगाहें भी बढ़ती हैं, विरोधी भी सक्रिय होते हैं। और स्वर्ण सिंह के विरोधी सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, उनके विरोधी थे संदेह, अफवाहें और वह लगातार उठता सवाल, क्या यह आदमी बड़े मंच के लिए बना है? यही सवाल उनके सामने एक अदृश्य समय सीमा बनकर खड़ा था। उन्हें जल्दी साबित करना था कि वे सिर्फ स्थानीय नेता नहीं, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। क्योंकि भारत की राजनीति में अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते। एक गलत कदम, एक गलत बयान, एक गलत गठबंधन और वर्षों
कि मेहनत मिट्टी हो सकती थी। और फिर वह क्षण आता है जब स्वर्ण सिंह का रास्ता पंजाब की सीमाओं से बाहर दिल्ली की सत्ता के गलियारों की ओर मुड़ने लगता है। ये मोड़ अचानक नहीं था, ये वर्षों की तैयारी, अनुभव और भरोसे का परिणाम था। लेकिन जैसे ही कोई नेता राष्ट्रीय मंच के करीब आता है, उसकी जिंदगी का खेल बदल जाता है। अब मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं, इतिहास से होता है। अब हर निर्णय का वजन बढ़ जाता है और अब समय की टिक टिक और तेज सुनाई देती है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ राजनीति नहीं, वह भारत की सुरक्षा, उसकी विदेश नीति और उसकी आत्मा से जुड़ा होगा। दिल्ली की हवा पंजाब जैसी नहीं होती, यहाँ मिट्टी की गंध नहीं, यहाँ कागज की गंध होती है, फाइलों की, नोटशीटों की और उन स्याही से लिखे फैसलों की जिनके नीचे एक हस्ताक्षर लाखों लोगों की किस्मत बदल देता है। स्वर्ण सिंह जब पहली बार इस हवा में पूरी तरह दाखिल होते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है, अब राजनीति का मतलब भाषण नहीं, अब राजनीति का मतलब है हर दिन एक नई आग और हर आग के सामने खड़े होने के लिए सिर्फ कुछ घंटे। समय यहाँ दुश्मन की तरह नहीं चलता, यह यहाँ शिकारी की तरह दौड़ता है। आज़ादी के बाद का भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ बंटवारे का घाव जिसमें पंजाब सबसे ज्यादा जला था और दूसरी तरफ एक नए राष्ट्र का ढांचा खड़ा करने की मजबूरी। शरणार्थियों के लिए छतें चाहिए थीं, खेतों के लिए पानी, शहरों के लिए काम और सबसे ऊपर लोगों के लिए भरोसा कि यह देश अब उनका है। स्वर्ण सिंह इसी दौर में राष्ट्रीय राजनीति के भीतर अपनी जगह पक्की करने लगते हैं। वे उन चेहरों में से नहीं थे जो कैमरे के सामने चमकते हैं, वे उन लोगों में से थे जो कमरे के भीतर बैठकर व्यवस्था को चलाते हैं, और यही बात उन्हें सत्ता के लिए जरूरी बनाती है और विरोधियों के लिए खतरनाक। कांग्रेस के भीतर भी उस समय राजनीति सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार नहीं थी, असली लड़ाई अक्सर पार्टी के अंदर होती थी। कौन किसके करीब है, किसकी बात सुनी जाएगी, किसे जिम्मेदारी मिलेगी। स्वर्ण सिंह का संघर्ष यहीं से तेज होता है। उन्हें खुद को साबित करना है बिना शोर किए, उन्हें भरोसा जीतना है बिना किसी गुट का मोहरा बने। और यह काम सबसे कठिन होता है क्योंकि दिल्ली में शांत आदमी को अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन स्वर्ण सिंह जानते थे, कमजोरी आवाज में नहीं होती, कमजोरी निर्णय में होती है। उनकी प्रशासनिक समझ, कानून की पकड़ और पंजाब की जटिल सामाजिक संरचना को समझने की क्षमता उन्हें धीरे धीरे केंद्र के लिए उपयोगी बनाती है। वे ऐसे नेता बनते हैं जिन्हें संकट के समय बुलाया जाता है, क्योंकि संकट में भाषण नहीं, समाधान चाहिए। और भारत के पास संकटों की कमी नहीं थी। सीमाएं नई थीं, पड़ोसी नए नहीं थे, पुरानी दुश्मनियां नए नक्शों पर लौट आई थीं। कश्मीर का सवाल, सीमावर्ती तनाव और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान, ये सब एक साथ उभर रहे थे। स्वर्ण सिंह के लिए यह वह क्षण था जब राजनीति का स्थानीय चेहरा टूटता है और राष्ट्रीय चेहरा आ बनता है। फिर आता है वह दौर जब उन्हें केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। विदेश नीति और रक्षा जैसे विभागों के आसपास हम ऐशा एक अदृश्य बिजली तैरती रहती है, क्योंकि यहाँ गलती का मतलब सिर्फ राजनीतिक नुकसान नहीं, राष्ट्रीय नुकसान होता है। स्वर्ण सिंह को धीरे धीरे उन बैठकों में जगह मिलने लगती है जहां नक्शे मेज पर फैलाए जाते हैं, जहां सीमाओं पर लाल पेंसिल से निशान लगते हैं और जहां हर वाक्य के पीछे एक चेतावनी छिपी होती है, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर 1962 आता है, एक ऐसा साल जो भारत की सामूहिक स्मृति में चोट की तरह दर्ज है। चीन के साथ युद्ध, पहाड़ों पर लड़ते जवान, दिल्ली में घबराहट और देश के भीतर एक सवाल जो हर घर में गूंजता है, हम तैयार क्यों नहीं थे? यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह आत्मविश्वास की हार थी। सरकार पर दबाव बढ़ता है, व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ता है और दुनिया भारत को एक नई नज़र से देखने लगती है। ऐसे समय में सत्ता के गलियारों में कुर्सियां हिलती हैं और जिम्मेदारियां भी। यहीं से स्वर्ण सिंह के जीवन में समय की टिक टिक अचानक तेज हो जाती है, क्योंकि युद्ध के बाद भारत को सिर्फ हथियार नहीं चाहिए थे, भारत को एक नई रणनीति चाहिए थी, एक नई भाषा चाहिए थी और एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो डर को अनुशासन में बदल सके। स्वर्ण सिंह को रक्षा मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी मिलती
है। और यह जिम्मेदारी किसी पुरस्कार की तरह नहीं आती, यह जिम्मेदारी एक जलते हुए कोयले की तरह हाथ में रख दी जाती है। अब उनके पास बहाने का समय नहीं है, अब उनके पास सीखने का समय भी नहीं है। उन्हें उसी दिन से काम करना है, उसी दिन से फैसले लेने हैं, क्योंकि सीमा पर दुश्मन इंतजार नहीं करता। रक्षा मंत्रालय का मतलब सिर्फ फौज नहीं होता, इसका मतलब होता है सप्लाई, बजट, रणनीति, मनोबल और सबसे कठिन राजनीति का भरोसा। 1962 के बाद सेना के भीतर भी चोट थी और जनता के भीतर भी। स्वर्ण सिंह के सामने चुनौती थी, एक ऐसी संस्था को फिर से खड़ा करना जिसे देश ने अभी अभी टूटते देखा था। और इस चुनौती के बीच उनका असली विरोधी कोई एक जनरल या कोई एक नेता नहीं, उनका असली विरोधी था सिस्टम की जड़ता। वही फाइलें, वही देरी, वही कल देखेंगे वाला रवैया जो युद्ध के समय मौत बन जाता है। वे रक्षा तैयारी को तेज करने की कोशिश करते हैं, हथियारों की खरीद, उत्पादन, प्रशिक्षण, हर जगह दबाव है, लेकिन हर कदम पर एक नई दीवार खड़ी होती है। बजट की सीमा, नौकरशाही की गति और राजनीतिक आलोचना। विपक्ष सवाल पूछता है, प्रेस सवाल पूछता है और जनता के भीतर एक बेचैनी है, क्या हम फिर हारेंगे? स्वर्ण सिंह को हर दिन इस बेचैनी के बीच काम करना पड़ता है और हर रात यह सोचकर सोना पड़ता है कि अगर कल सीमा पर कुछ हुआ तो इतिहास किसे दोष देगा। और फिर 1965 पाकिस्तान के साथ युद्ध। यह युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा गया, यह युद्ध रेडियो पर, अखबारों में और लोगों के दिलों में भी लड़ा गया। टैंकों की तस्वीरें, हवाई हमलों की खबरें और ब्लैकआउट की रातें, भारत फिर एक बार आग के सामने खड़ा था। स्वर्ण सिंह उस समय रक्षा मंत्री के रूप में एक ऐसे कमरे में बैठते हैं जहां फैसले मिनटों में लेने होते हैं। एक गलत सूचना, एक गलत अनुमान और शहर जल सकते हैं। यह वह समय है जब नेता की असली परीक्षा होती है। क्या वह दबाव में टूटता है या दबाव को दिशा देता है? युद्ध के बाद ताशकंद समझौता आता है, शांति की कोशिश, लेकिन शांति भी अपने साथ विवाद लाती है। देश के भीतर सवाल उठते हैं, क्या हमने ज्यादा दे दिया? क्या हमने कम लिया? क्या यह समझौता मजबूरी था या रणनीति? और फिर लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु, एक झटका, एक सन्नाटा और सत्ता के केंद्र में एक खालीपन। दिल्ली में अफवाहें दौड़ती हैं, शक की परछाइयां लंबी होती हैं और राजनीति की जमीन हिलती है। ऐसे समय में जो लोग स्थिर रहते हैं वही टिकते हैं। स्वर्ण सिंह का स्वभाव संयमित, कम बोलने वाला, काम पर टिके रहने वाला, उन्हें इस तूफान में भी उपयोगी बनाता है। अब भारत के नेतृत्व में इंदिरा गांधी का उदय होता है और यहीं एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ सत्ता का अंदाज बदलता है। निर्णय अधिक केंद्रीकृत होने लगते हैं, राजनीतिक जोखिम बढ़ते हैं और विरोध भी तेज होता है। स्वर्ण सिंह को अब सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं निपटना, उन्हें सत्ता के भीतर बदलती हुई शक्ति संतुलन की रेखाओं को भी समझना है। यह एक अलग तरह की लड़ाई है। यहाँ गोलियां नहीं चलती, यहाँ शब्द चलते हैं, यहाँ सीमा पर नहीं, कैबिनेट के भीतर मोर्चे बनते हैं। इसी दौर में उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिलती है। विदेश नीति का मैदान और भी खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक गणना होती है। शीत युद्ध का समय, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, हर शक्ति भारत को अपने हिसाब से देखना चाहती है। भारत गुटनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन दुनिया उसे किसी न किसी खेमे में खींचना चाहती है। स्वर्ण सिंह को इस रस्साकशी में भारत की आवाज को साफ रखना है, और यह काम आसान नहीं, क्योंकि देश के भीतर भी मतभेद हैं। कोई कहता है पश्चिम के करीब जाओ, कोई कहता है सोवियत संघ के, और चीन के साथ 1962 की स्मृति अभी भी ताज़ा है, एक ऐसा घाव जो हर कूटनीतिक बातचीत में चुभता है। विदेश मंत्री के रूप में उनका चुनौती यह थी कि भारत को कमजोर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आक्रामक भी नहीं दिखना चाहिए। यह संतुलन तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक तरफ पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते, दूसरी तरफ बड़ी शक्तियों के साथ सौदे, और तीसरी तरफ घरेलू राजनीति जो हर विदेश नीति को देशभक्ति के तराजू पर तौलती है। स्वर्ण सिंह को हर बयान सोच समझ कर देना पड़ता है, क्योंकि एक वाक्य से बाजार हिल सकते हैं और एक गलत संकेत से सीमा
पर तनाव बढ़ सकता है। और फिर 1971 का दौर, जब पूर्वी पाकिस्तान में संकट बढ़ता है, शरणार्थियों की लहर भारत में आती है और युद्ध की आहट फिर सुनाई देती है। यह वह समय है जब विदेश नीति और रक्षा नीति एक दूसरे में घुल जाती हैं। दुनिया की नजरें भारत पर हैं। क्या भारत हस्तक्षेप करेगा? क्या भारत युद्ध में जाएगा? क्या भारत अकेला पड़ जाएगा? स्वर्ण सिंह जैसे नेताओं के लिए यह सिर्फ रणनीति नहीं, यह समय के खिलाफ दौड़ है, क्योंकि हर दिन सीमा पर हालात बदल रहे हैं, हर दिन लाखों शरणार्थियों का दबाव बढ़ रहा है और हर दिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयानबाजी तेज हो रही है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ 1972 का शिमला समझौता। युद्ध के बाद शांति की शर्तें तय होती हैं और भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा बदलने की कोशिश होती है। यह समझौता भी विवादों से मुक्त नहीं रहता। कुछ लोग इसे दूरदर्शिता कहते हैं, कुछ लोग इसे अवसर गंवाना, लेकिन कूटनीति में तालियां अक्सर देर से मिलती हैं और कभी मिलती ही नहीं। स्वर्ण सिंह को इस माहौल में काम करना पड़ता है जहां हर कदम पर आलोचना तैयार है और हर निर्णय के पीछे इतिहास की अदालत खड़ी है। उनके जीवन का असली तनाव यहीं चरम पर पहुंचता है। एक तरफ देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ घरेलू राजनीति की तेज धार, और इन दोनों के बीच उनका अपना स्वभाव जो शोर से दूर रहना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी उन्हें शोर के केंद्र में खींच चलाती है। वे जानते हैं कि सत्ता में रहकर भी कोई नेता अकेला हो सकता है। कैबिनेट की मेज पर कई लोग होते हैं, लेकिन निर्णय के बाद रात में जागने वाला अक्सर एक ही होता है, वह जिसके हस्ताक्षर नीचे हैं। समय उनके लिए अब सिर्फ टिक टिक नहीं करता, समय उनके सामने एक अल्टीम ईटीएम की तरह खड़ा है। भारत तेजी से बदल रहा है, राजनीति और अधिक कठोर हो रही है और जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। स्वर्ण सिंह को यह भी पता है कि सत्ता में कोई स्थायी नहीं होता। आज आप केंद्र में हैं, कल आप किनारे हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए असली सवाल यह नहीं कि वे तने दिन मंत्री रहेंगे। असली सवाल यह है कि जब इतिहास पीछे मुड़कर देखेगा तो क्या वह कहेगा, इस आदमी ने संकट के समय देश को संभाला, या यह कहेगा, यह भी बाकी लोगों की तरह बह गया। और जैसे जैसे वे सत्ता के शीर्ष के करीब आते हैं, एक और सच्चाई साफ होती जाती है। दिल्ली में सबसे बड़ा युद्ध सीमा पर नहीं, समय पर नहीं, विपक्ष पर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध होता है भरोसे पर। एक बार भरोसा डगमगाया तो कुर्सी नहीं गिरती, पूरी कहानी गिर जाती है। स्वर्ण सिंह के सामने अब अगली चुनौती खड़ी है। सत्ता में रहते हुए सिर्फ फैसले लेना नहीं, उन फैसलों की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह ऐसे तूफान उठेंगे जिनमें सिर्फ नीति नहीं, नसें भी परखी जाएंगी। कभी कभी इतिहास किसी आदम को चमकदार मंच नहीं देता, उसे एक बंद कमरे में धकेल देता है जहां हवा में पसीने और स्याही की गंध घुली होती है और मेज पर फैली फाइलें किसी नक्शे की तरह नहीं, किसी शव की तरह पड़ी होती हैं। और फिर एक आवाज आती है, धीमी, ठंडी, बेरहम, आपके पास समय नहीं है। स्वर्ण सिंह के लिए यह आवाज सिर्फ रूपक नहीं थी, ये सच था, क्योंकि 1970 के दशक में भारत की राजनीति में समय का मतलब था एक गलत फैसला और देश के भीतर आग, एक गलत शब्द और सीमा पर गोली, एक गलत चुप्पी और आपकी नीयत पर शक। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनके सामने दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं था, दुश्मन भीतर भी था। सत्ता का अविश्वास, पार्टी की अंदरूनी खींचतान और वह व्यवस्था जो संकट में भी प्रक्रिया की पूजा करती है। 1971 के आसपास जब पूर्वी पाकिस्तान में संकट फटा तो यह सिर्फ पड़ोसी देश का गृहयुद्ध नहीं रहा, ये भारत के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ नवीय सैलाब था। सीमावर्ती इलाकों में रातों रात तंबुओं के शहर उग आए, कपड़े की पतली दीवारों के पीछे भूख, बीमारी और डर की सांसें, लाखों शरणार्थी और हर दिन संख्या बढ़ती। दुनिया इसे आंकड़ों में देख रही थी, लेकिन दिल्ली में यह दबाव सांसों में महसूस होता था। स्वर्ण सिंह जैसे लोगों के लिए यह वह क्षण था जब विदेश नीति किताबों से निकलकर मिट्टी में उतर आती है। अब सवाल यह नहीं था कि भारत क्या चाहता है, सवाल यह था कि भारत कितना सह सकता है और कितनी देर तक। विदेश मंत्रालय की मेज पर हर सुबह एक नई रिपोर्ट आती, किस सीमा चौकी पर कितने लोग आए,
किस कैंप में हैजा फैला, किस जिले में राशन खत्म होने लगा। और उसी मेज पर दूसरी तरफ एक और दुनिया बैठी थी। वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, लंदन, हर राजधानी का अपना हिसाब, अपना डर, अपना फायदा। शीत युद्ध की बर्फ में भारत को अपने लिए जगह बनानी थी, लेकिन बर्फ के नीचे आग जल रही थी। स्वर्ण सिंह को यह आग दुनिया को दिखानी थी, बिना इस तरह दिखाए कि भारत युद्ध के लिए उतावला है, क्योंकि उतावलापन कूटनीति में कमजोरी माना जाता है, और कमजोरी उस समय भारत के लिए सबसे महंगी चीज थी। इसी बीच एक और घड़ी टिक रही थी, सैन्य तैयारी की। 1965 के अनुभव ने सिखाया था कि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं जीता जाता, युद्ध गोदामों, रेल लाइनों, ईंधन डिपो और निर्णय की गति में जीता जाता है। स्वर्ण सिंह ने रक्षा और विदेश दोनों भूमिकाओं में यह देखा था कि फाइलों की देरी कैसे सैनिकों की जान बन जाती है। इसलिए 1971 के संकट में उनका इस सामने एक अजीब सा दोहरा काम था। बाहर दुनिया को समझाना कि भारत मजबूर है, और भीतर व्यवस्था को झकझोरना कि भारत तैयार भी है। यह संतुलन किसी रस्सी पर चलने जैसा नहीं था, यह रस्सी पर दौड़ने जैसा था, और नीचे खाई में सिर्फ राजनीतिक गिरावट नहीं, राष्ट्रीय अपमान भी था। जब युद्ध आखिरकार आया तो वह अचानक नहीं था, वह महीनों से जमा हो रहा था। लेकिन युद्ध का पहला दिन हमेशा अचानक लगता है, क्योंकि उस दिन शब्द खत्म होते हैं और धातु बोलने लगती है। 1971 के युद्ध ने भारत को एक निर्णायक जीत दी और बांग्लादेश का जन्म हुआ। दुनिया ने तस्वीरें देखीं, समर्पण, कैदियों की कतारें, नए झंडे, लेकिन दिल्ली के भीतर जीत के साथ एक नई जिम्मेदारी भी पैदा हुई। अब शांति को कागज पर उतारन था, और कागज पर उतरी शांति अक्सर मैदान की जीत से ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि मैदान में दुश्मन सामने होता है, कागज पर दुश्मन मुंह स्कुराता है। 1972 का शिमला समझौता इसी कठिनाई का नाम था। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक दिशा थी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को युद्ध के बाद किस रास्ते पर ले जाना है। स्वर्ण सिंह उस दौर में उन चेहरों में थे जो कैमरे के सामने कम दिखते हैं, लेकिन जिनकी भाषा, जिनकी सावधानी और जिनकी कानूनी प्रशासनिक पकड़ ऐसे समझौतों की रीढ़ बनती है। शिमला में हवा ठंडी थी, लेकिन बातचीत की मेज पर तापमान ऊंचा। हर शब्द के पीछे एक इतिहास था, और हर वाक्य के पीछे भविष्य का खतरा। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहना यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, यह एक राजनीतिक संकेत था, एक रणनीतिक सीमा रेखा जिसे दुनिया पढ़ती है और सेनाएं मानती हैं। लेकिन जैसे ही समझौते की स्याह सूखी, दिल्ली में दूसरा युद्ध शुरू हो गया, व्याख्या का युद्ध। कुछ ने कहा भारत ने उदारता दिखाई, कुछ ने कहा भारत ने अवसर खो दिया। और राजनीति में सबसे आसान काम होता है जीत के बाद भी शक पैदा करना। स्वर्ण सिंह के लिए यह एक परिचित दर्द था। आप संकट में काम करते हैं, और संकट के बाद लोग आपके काम को अपने अपने चश्मे से काटते हैं। फिर भी उनकी शैली वही रही, कम बोलो, ज्यादा टिके रहो, क्योंकि वे जानते थे कि कूटनीति में भावना अक्सर शोर बन जाती है, और शोर अक्सर गलती। इसी समय भारत के भीतर राजनीति का तापमान भी बदल रहा था। इंदिरा गांधी का नेतृत्व अधिक केंद्रीकृत हो रहा था। सत्ता का गुरुत्वाकर्षण प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ खींच रहा था, और कैबिनेट के भीतर भी समीकरण बदल रहे थे। स्वर्ण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, जिनकी ताकत, अनुभव और संस्थागत समझ थी, उन्हें अब एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। निर्णय की प्रक्रिया में जगह बनाए रखना, बिना टकराव को सार्वजनिक किए। यह वही वास्तविक संघर्ष था जो उनके जीवन में बार बार लौटता। व्यक्ति बनाम व्यवस्था, और कभी-कभी व्यक्ति बनाम सत्ता की शैली। वे किसी विद्रोही की तरह नहीं थे, लेकिन वे हाँ कहने वाली मशीन भी नहीं थी। और यही बीच का रास्ता सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग आपको अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं और गलत पढ़ते हैं। फिर आता है वह दौर जब भारत ने खुद को एक और बड़े मोड़ पर पाया, 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण। यह घटना सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक धमाका था, शाब्दिक भी और प्रतीकात्मक भी। दुनिया ने इसे अलग अलग नाम दिए, लेकिन संदेश साफ था, भारत अब सिर्फ नैत
एक भाषणों का देश नहीं, क्षमता का देश भी है। ऐसे समय में विदेश नीति की भाषा और भी नाजुक हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आपको अपनी सुरक्षा की जरूरतें बतानी हैं, दूसरी तरफ दुनिया को यह भरोसा भी दिलाना है कि आप गैर जिम्मेदार नहीं हैं। स्वर्ण सिंह जैसे नेताओं के लिए यह एक और परीक्षा थी। कैसे भारत की संप्रभुता को दृढ़ता से रखा जाए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचा जाए। यह वह जगह है जहां एक गलत वाक्य प्रतिबंधों की दीवार खड़ी कर सकता है और एक गलत संकेत मित्रों को भी दूर कर सकता है। और फिर घरेलू मोर्चे पर 1970 के दशक के मध्य में भारत की राजनीति में वह तूफान उठता है जो सिर्फ सरकार नहीं, लोकतंत्र की सांसों तक को छूता है। आर्थिक दबाव, सामाजिक असंतोष, आम दोलनों की लहर और अंततः 1975 का आपातकाल। यह वह समय था जब सत्ता का चेहरा बदल जाता है, निर्णय तेज हो जाते हैं, लेकिन सवाल पूछने की जगह सिकुड़ जाती है। स्वर्ण सिंह इस दौर में भी सत्ता के भीतर रहे और यही उनकी कहानी का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि यहाँ संघर्ष किसी बाहर दुश्मन से नहीं, उस माहौल से है जिसमें स्थिरता के नाम पर स्वतंत्रता की कीमत तय होने लगती है। उनकी भूमिका को समझने के लिए एक दृश्य सोचिए। दिल्ली की रात, सरकारी इमारतों की खिड़कियों में देर तक जलती रोशनी और गलियारों में धीमे कदम। बाहर शहर सो रहा है, लेकिन भी फैसले जाग रहे हैं। आपातकाल के दौरान सरकार के भीतर कई लोग इसे अनिवार्य मानते थे, कई इसे अति मानते थे और बहुतों के लिए यह सिर्फ आदेश था। स्वर्ण सिंह जैसे अनुभवी नेता के सामने असली सवाल यह था, क्या व्यवस्था को संभालते हुए भी लोकतांत्रिक आत्मा को बचाया जा सकता है? और अगर नहीं, तो इतिहास किसे माफ करेगा, किसे नहीं? ये सवाल किसी भाषण में नहीं आता, ये सवाल रात के सन्नाटे में आता है, जब आप अकेले होते हैं और आपकी कुर्सी के पीछे देश की परछाई खड़ी होती है। आपातकाल ने भारतीय राजनीति में भरोसे की जमीन को हिला दिया और जब 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस को हार मिली, तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह एक संदेश था कि जनता चुप्पी को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करती। स्वर्ण सिंह के लिए यह भी एक मोड़ था। वे उन नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा था और यह भी देखा था कि सत्ता के साथ साथ प्रतिष्ठा भी गिर सकती है। लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान का एक हिस्सा यही था, वे सिर्फ जीत के नेता नहीं थे, वे संकट के नेता थे। और संकट में नेता की कीमत अक्सर बाद में समझ आती है, कभी सम्मान के रूप में, कभी विवाद के रूप में। जनता पार्टी की सरकार आई, फिर राजनीतिक अस्थिरता, फिर कांग्रेस की वापसी। भारत एक चक्र में घूम रहा था। इस चक्र में स्वर्ण सिंह की भूमिका बदलती रही, लेकिन उनका महत्व पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वे उन लोगों में थे जिन्हें व्यवस्था की स्मृति कहा जा सकता है, जो जानते हैं कि कौन सा निर्णय किस फाइल में दबा है, कौन सा वादा किस समझौते में लिखा है और कौन सी गलती किस युद्ध में भारी पड़ी थी। राजनीति में स्मृति एक हथियार है और स्वर्ण सिंह के पास यह हथियार था, शांत लेकिन तेज। इसी दौर में पंजाब की धरती भी बदल रही थी। वही पंजाब जिसने उन्हें जन्म दिया था, अब एक नए तनाव की तरफ बढ़ रहा था। धार्मिक राजनीतिक उग्रता, अलगाववादी स्वर और हिंसा की आहट। स्वर्ण सिंह के लिए यह व्यक्तिगत भी था और राजनीतिक भी, क्योंकि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह उनकी जड़ों का नक्शा था। और जब जड़ों में आग लगती है, तो आदमी चाहे दिल्ली में हो या कहीं और, धुआं उसकी सांसों में उतरता है। केंद्र और राज्य के रिश्ते, पहचान की राजनीति और सुरक्षा की चुनौतियां, ये सब आने वाले वर्षों में और तीखे होने वाले थे। लेकिन अभी 1970 के दशक के अंत तक स्वर्ण सिंह एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उनके सामने दो तरह का समय था, एक जो उन्हें उनके अनुभव के कारण जरूरी बनाता था और दूसरा जो उन्हें उनकी पीढ़ी के कारण धीरे धीरे पीछे धकेल रहा था। और यही उनकी कहानी का सबसे मानवीय तनाव है। जब आप अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश के सबसे कठिन फैसलों के बीच बिताते हैं, लेकिन अंत में आपको यह भी समझना पड़ता है कि राजनीति किसी एक आदमी के लिए नहीं रुकती। फिर भी स्वर्ण सिंह के भीतर एक चीज स्थिर थी, यह विश्वास कि राष्ट्र का काम शोर से नहीं, धैर्य से चलता है। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है और उनके सामने अब एक नई घड़ी टिक रही थी, पहले से ज्यादा निर्दयी,
उम्र की घड़ी, क्योंकि जितना बड़ा संकट बाहर था उतना ही बड़ा संकट भीतर भी था। क्या वे आने वाले तूफानों में भी उतने ही प्रासंगिक रह पाएंगे, या इतिहास उन्हें उन लोगों में रख देगा जिनका काम सबने देखा लेकिन नाम कम लोगों ने याद रखा? दिल्ली की वही कागज वाली हवा अब भी थी, फाइलें अब भी थीं, लेकिन गलियारों में नए चेहरे बढ़ रहे थे, नई भाषा, नई आक्रामकता। स्वर्ण सिंह हैश के लिए यह एक और लड़ाई थी, खुद को साबित करने की नहीं, बल्कि अपने अनुभव को बचाने की, क्योंकि अनुभव अगर समय पर इस्तेमाल न हो तो वह सिर्फ स्मृति बन जाता है, और स्मृति राजनीति में अक्सर सबसे अकेली चीज होती है। दिल्ली के गलियारों में एक अजीब सी आवाज होती है, पुराने पंखों की घरघराहट, फाइलों के पन्नों की सरसराहट और उन कदमों की गूंज जो किसी को विदा करने नहीं, धीरे धीरे मिटाने आते हैं। स्वर्ण सिंह ने युद्धों के बीच फैसले किए थे, समझौतों के बीच शब्द चुने थे और सत्ता के भीतर रहकर भी सत्ता की कठोरता देखी थी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बेरहम दुश्मन खड़ा था। वह दुश्मन जो न सीमा मानता है, न संसद, न पद, समय। और समय ने उनके लिए एक नई डेडलाइन तय कर दी थी। कोई आधिकारिक आदेश नहीं, कोई प्रेस नोट नहीं, बस शरीर की थकान, सांस की धीमी होती लय और यह एहसास कि अब हर दिन अगला दिन नहीं, कम दिन है। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में भारत की राजनीति का चेहरा बदल रहा था। जनता पार्टी का प्रयोग टूट चुका था, कांग्रेस वापस आई और सत्ता की भाषा फिर से केंद्रित होने लगी। स्वर्ण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, जिनकी ताकत संस्थागत स्मृति और संतुलन था, अब एक ऐसे द्वार में प्रवेश कर रहे थे जहां संतुलन को कमजोरी समझा जाने लगा। राजनीति में नई पीढ़ी तेज बोलती थी, तेज चलती थी और तेज फैसले चाहती थी, भले ही फैसलों के पीछे की जमीन कमजोर हो। स्वर्ण सिंह का संघर्ष अब किसी एक व्यक्ति से नहीं था, यह उस संस्कृति से था जो अनुभव को पुरानापन समझने लगी थी। और फिर पंजाब, वही मिट्टी, वही खेतों की गंध, वही गुरुद्वारों की घंटियां, लेकिन हवा में अब बारूद की मिलावट थी। 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद और अलगाववादी हिंसा बढ़ती गई। यह सिर्फ सुरक्षा का संकट नहीं था, यह पहचान का संकट था, भरोसे का संकट था, और सबसे खतरनाक, यह उस रिश्ते का संकट था जो एक नागरिक और उसके देश के बीच होता है। स्वर्ण सिंह के लिए यह निजी चोट की तरह था। क्यों? कि वे पंजाब से थे, सिख थे और भारत के सबसे ऊंचे पदों पर रहकर भी उन्होंने खुद को हमेशा भारतीय संघ की मजबूती के साथ जोड़ा था। अब वही पंजाब, जिसे वे अपने जीवन की जड़ों की तरह महसूस करते थे, टूटती हुई नसों की तरह दर्द देने लगा। उन दिनों दिल्ली में बैठकों के भीतर एक सवाल बार बार लौटता, पंजाब को कैसे संभालें? और इस सवाल के भीतर कई छोटे छोटे जहरीले सवाल छिपे होते। किस पर भरोसा करें? किसे बातचीत में बुलाएं? ये किसे अलग करें? ये किसे कुचलें? स्वर्ण सिंह की राजनीति हमेशा बातचीत, संवैधानिक रास्तों और संस्थागत समाधान की तरफ झुकती थी, लेकिन जब हिंसा बढ़ती है तो बातचीत को कमजोरी कहने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। यही वह जगह थी जहां उनका वास्तविक विरोधाभास सामने आता है। वे एक ऐसे आदमी थे जो शब्दों की ताकत पर विश्वास करता था, लेकिन अब उन्हें ऐसे समय में जीना था जहां शब्दों को गोलियों से काटा जा रहा था। 1984 का साल भारत के लिए एक घाव बनकर आया और पंजाब के लिए एक आग। ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या और फिर दिल्ली सहित कई जगहों पर सिख विरोधी हिंसा। ये घटनाएं सिर्फ समाचार नहीं थीं, ये दृश्य थे जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के भीतर हमेशा के लिए जल जाते हैं। सोचिए, राजधानी की सड़कों पर धुआं, जले हुए घरों की काली दीवारें, भीड़ की चीखें और पुलिस की निष्क्रियता की ठंडी चुप्पी। उस समय बहुत से लोग अपने अपने खेमों में सिमट गए, कुछ बदले की भाषा बोलने लगे, कुछ डर की। स्वर्ण सिंह के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी, क्योंकि यहाँ उनका संघर्ष राजनीतिक नहीं, नैतिक था। वे उस समुदाय से आते थे जिसे निशाना बनाया गया, लेकिन वे उस राष्ट्र राज्य के भी स्तंभ रहे थे जिसकी संस्थाएं उस समय लड़खड़ा गईं। उनकी सार्वजनिक भूमिका उस दौर में पहले जैसी केंद्रीय नहीं रही, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनका नाम, उनका अतीत
एक तरह की कसौटी बन गया। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे आग को शांत करें, भरोसा लौटाए और यह साबित करें कि भारत का लोकतंत्र किसी एक उन्माद से खत्म नहीं होता। पर यह काम भाषणों से नहीं होता, यह काम उन मुलाकातों से होता है जो कैमरे नहीं दिखाते। पीड़ित परिवारों के साथ बैठना, समुदाय के नेताओं को समझाना, दिल्ली के भीतर सत्ता के लोगों को यह याद दिलाना कि कानून सिर्फ किताब नहीं, सुरक्षा की आखिरी दीवार है। और जब दीवार में दरार पड़ती है तो सबसे पहले इंसानियत गिरती है। इसी बीच राजनीति का एक और कठोर नियम उनके सामने था। इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जो मंच पर थे, उन लोगों को नहीं जो पर्दे के पीछे आग बुझाते रहे। स्वर्ण सिंह ने अपने जीवन में कई बार यह देखा था। 1962 की हार, 1965 का युद्ध, 1971 की जीत, शिमला की स्याही, आपातकाल की छाया। हर बार कैमरे किसी और पर टिके और काम किसी और ने किया। अब जीवन के अंतिम चरण में यह अनदेखा रह जाना एक व्यक्तिगत पीड़ा भी बन सकता था। लेकिन उनकी प्रकृति में शिकायत नहीं थी। उनकी प्रकृति में एक तरह का कठोर संयम था, जैसे कोई आदमी जानता हो कि उसकी भूमिका तालियां बटोरने की नहीं, ढांचा संभालने की है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारत बदल रहा था। अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे नए संकेत दिखने लगे। राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उभार बढ़ा और केंद्र की सत्ता पहले जैसी स्थिर नहीं रही। 1979 के बाद गठबंधन राजनीति का दौर आया। सरकारें गिरने लगीं, समर्थन की शर्तें बढ़ने लगीं और संसद के भीतर बहसें अक्सर शोर में बदलने लगीं। स्वर्ण सिंह जैसे नेता, जो एक समय कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे, अब एक ऐसे परिदृश्य में थे जहां रीढ़ की जगह गणित ने ले ली थी। और गणित में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ संख्या होती है। फिर भी उनके जीवन का एक हिस्सा ऐसा था जो राजनीति से बाहर भी चलता रहा, उनका सामाजिक और सामुदायिक जुड़ाव। वे सिख समुदाय के भीतर एक सम्मानित चेहरा थे, लेकिन उनका सम्मान सिर्फ पहचान के का रण नहीं था। वह इस कारण था कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सिखों की उपस्थिति को अलगाव नहीं, भागीदारी के रूप में जिया। यह फर्क बहुत बड़ा है। अलगाव आपको भीड़ से अलग करता है, भागीदारी आपको देश की कहानी में जोड़ती है। स्वर्ण सिंह की पूरी यात्रा इसी जोड़ की यात्रा थी, पंजाब से दिल्ली तक और दिल्ली से दुनिया के मंच तक। उनके अंतिम वर्षों में एक और संघर्ष धीरे धीरे उभरता है, स्वास्थ्य और उम्र का संघर्ष। यह वह लड़ाई है जिसमें कोई विपक्षी नेता नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, कोई रणनीति नहीं होती। बस सुबह की थकान, दवाइयों की गंध और डॉक्टर की वह आवाज जो किसी मंत्री की तरह आदेश देती है, अब आराम जरूरी है। लेकिन जिन लोगों ने जीवन भर आराम को विलासिता समझा हो, उनके लिए आराम भी एक सजा बन जाता है। स्वर्ण सिंह के लिए सक्रियता सिर्फ काम नहीं थी, वह उनकी पहचान थी। और जब पहचान छिनने लगती है तो आदमी भीतर से टूटता है। भले ही बाहर से शांत दिखे, फिर भी वे पूरी तरह गायब नहीं हुए। कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी स्मृति सभा में, कभी किसी पुराने साथी की विदाई में उनकी उपस्थिति एक संकेत की तरह होती। एक पीढ़ी अभी पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन हर बार जब वे मंच पर आते, लोग उनके चेहरे पर उम्र की लिखावट पढ़ते। वही चेहरा जिसने कभी युद्ध के दिनों में फाइलों के बीच रातें काटी थीं, अब धीमे धीमे समय के सामने झुक रहा था। और यह दृश्य अपने आप में एक शौक की तरह है, क्योंकि हम अक्सर नेताओं को स्थायी समझ लेते हैं, जबकि वे भी अंततः नश्वर होते हैं। 30 अक्टूबर 1994 को स्वर्ण सिंह का निधन हुआ। यह खबर किसी युद्ध की तरह नहीं आई, किसी चुनावी परिणाम की तरह नहीं आई। यह खबर एक धीमी, भारी बारिश की तरह आई, जो अचानक नहीं, लेकिन पूरी तरह भिगो देती है। उनके जाने के साथ एक ऐसा अध्याय बंद हुआ जो भारत के सबसे निर्णायक दशकों से जुड़ा था। वे उस पीढ़ी के थे जिसने आज़ादी के बाद देश को संस्थाओं में ढाला, संकटों में संभाला और दुनिया के सामने भारत की आवाज को आकार दिया। और फिर भी उनकी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद वे लोकप्रिय नायक
की तरह याद नहीं किए गए, वे काम के आदमी की तरह याद किए गए, और यह याददाश्त अक्सर किताबों के फुटनोट में छिप जाती है। लेकिन अगर आप उनका ये विरासत को सच में देखना चाहें तो उसे किसी एक भाषण में मत ढूंढिए। उसे उन जगहों पर देखिए जहां भारत ने खुद को टूटने से बचाया, जहां संस्थाएं लड़खड़ाईं लेकिन गिरी नहीं, जहां युद्ध हुआ लेकिन शांति की भाषा भी बनी, जहां पहचान की राजनीति उफनी लेकिन संविधान की छत पूरी तरह नहीं टूटी। स्वर्ण सिंह की विरासत चमक नहीं है, वह ढांचा है, और ढांचे की सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि जब तक वह खड़ा रहता है कोई उसे देखता नहीं। लोग उसे तब याद करते हैं जब वह गिरने लगता है। उनकी जिंदगी हमें एक असहज सवाल छोड़ती है, क्या हम उन लोगों को पहचानते हैं जो शोर नहीं करते लेकिन देश को संभालते हैं? क्या हम उन नेताओं को याद रखते हैं जो कैमरे के सामने कम, फाइलों के बीच ज्यादा जीते हैं? स्वर्ण सिंह का जीवन इसी सवाल का जवाब है, एक ऐसा जवाब जो तालियों में नहीं, समय की कसौटी में टिकता है। और शायद यही कारण है कि उनकी कहानी सुनना जरूरी है, क्योंकि यह कहानी बताती है कि इतिहास सिर्फ नारे लगाने वालों से नहीं बनता, इतिहास उन लोगों से भी बनता है जो सही समय पर सही शब्द लिखते हैं और फिर चुपचाप पीछे हट जाते हैं ताकि देश आगे बढ़ सके।